इनसे मिलिए। ये हैं देवकी नंदन ठाकुर। वैसे तो कथावाचक हैं, मगर अमृत काल में सभी कथावाचक एक स्पेशल ड्यूटी पर हैं, ये सबको मालूम है। चाहे वो विश्व गुरु का कोई छोटा भाई हो, चाहे दोस्त मित्र हो, सबको अमृत काल फैलाने के काम पर लगाया गया है। हाल ही में इन्होंने मंच पर बैठ के बहुत ही जोरदार भाषण दिया है। टकटकी लगाकर सुनिए। इनका कहना है कि कहा था ना कि कोई भी बांग्लादेश का व्यक्ति भारत में नहीं रहना चाहिए। मैंने पता लगवाया कि कौन है जो बांग्लादेश से आकर भारत में रह रहा है, तो पता चला कि एक महिला है, मात्र एक महिला है जो भारत में लाकर रखी गई है। और जानते हैं किसने उस महिला को लाकर रखा है? उसको सुरक्षा दिया है, उसको बिठा के खिला पिला रहा है। अरे वो यहीं रहता है दिल्ली में, वो आपकी दिल्ली में रहता है और देश का मुखिया है। सुना है उसका प्रेम पाकिस्तान से भी बहुत है, बिना बुलाए बिरयानी खाने चला जाता है। हमने सुना है उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो भारतीयों को दुख देते हैं। सुना है उसका प्रेम चीन से भी बहुत है। चीन हमारे सैनिकों को मार देता है, हमारी जमीन कब्जा लेता है, और वो कहता है कि न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। तो मैं उससे कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें हिंदुओं और भारत के लोगों से प्रेम है, और अगर तुम भारतीयों और हिंदुओं के मरने पर जरा भी दुख महसूस करते हो, अगर तुम्हें पहलगाम में मारे गए 26 भारतीयोों, हिंदुओं और पुलवामा में मारे गए 40 सैनिकों और चीन के बॉर्डर पर मारे गए 20 सैनिकों की शहादत का थोड़ा सा भी दुख है, तो कान खोलकर सुन लो मिस्टर एनएम, कान खोलकर सुन लो मिस्टर एनएम। नमो, उस बांग्लादेशी महिला को निकालकर तुरंत बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो महिला तुम्हारी दिल्ली में रही तो हम मजबूर हो जाएंगे तुम्हारा बहिष्कार करने के लिए। उसको तुरंत ही बांग्लादेश भेजो। नमो, भूलना मत, हिंदुस्तानियों ने ही तुमको देश का मुखिया बनाया है, और जो तुम्हें देश का मुखिया बना सकता है वो दोबारा तुमसे चाय 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 बिचवा सकता है। भूलना नहीं इस बात को, याद रखना। देशवासियों, क्या आपको पता है करोड़ों रुपए उस बांग्लादेशी महिला को रखने, उसकी सुरक्षा और उसके खाने पीने में खर्च होता है? ये पैसा किसका है? भारत की आम जनता का है। इस पैसे से उस महिला को सुरक्षा दी जा रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में स्थिति खराब हुई है और वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के हिंदुओं से कि तुम्हारा जमीर जिंदा है कि मर गया? अगर नमो है, नमो, तुमने उस महिला को वापस नहीं भेजा तो खेला होवे, बहुत बड़ा खेला होवे। समय है संभल जाओ, और समय है सुधर जाओ, नहीं तो समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। मुझे मालूम है इतना सुनकर आपको लग रहा होगा कि गुजराती जोड़ी के राज में देवकी नंदन जैसे लोगों को इतनी हिम्मत कहां से आ जाएगी कि ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। ये तो असंभव है। ऐसी बात बोलने के लिए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी डॉक्टर मनमोहन सिंह को बैठाना पड़ेगा, तब जाके ये लोग इस तरह की बात बोल पाएंगे। आपको बिल्कुल सही लग रहा है। दरअसल देवकी नंदन ठाकुर ने ये बातें नहीं बोली हैं, हालांकि उन्हें बोलना यही था, लेकिन उन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढा, यानी अल्पसंख्यक टारगेट ढूंढा, कुछ और बोले। मूल सवाल यह है, मगर देवकी नंदन ठाकुर ने निशाना बनाया किसी देश के मुखिया को नहीं, किसी नमो को नहीं, बल्कि शाहरुख खान को और बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को। शाहरुख खान के नाम सरेआम धमकी दी जा रही है। क्या क्या धमकियां दी गई हैं, देवकी नंदन ने क्या कुछ कहा है, और किस तरीके से भारत के हिंदुओं को टोपी पहनाई जा रही है, इस पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। देखिएगा कि कैसे मूल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाकर ये बाबा लोग टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अब तक तो हम बात करते थे कि खाने में बहुत सारी चीजें नकली पाई जा रही हैं, दवाएं नकली हैं, हवा दूषित है, और अब देखिए गंदा पानी पीने से मध्य प्रदेश में लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत बताई जा रही है। यानी खाना, पानी, दवा, हवा, किसी चीज की गारंटी नहीं है। भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा आसान कुछ है तो वो है मौत। इस पूरी घटना पर चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे जब एक पत्रकार भाजपा के स्थानीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय से इस मामले में सवाल करते हैं तो विजयवर्गीय कहते हैं कि हट, फोकट के सवाल मत करो, घंटा हो गया है। बात करेंगे कि कैसे बांग्लादेश के लोगों की चिंता भारत के चिंटुओं को है, मगर भारतीयों की नहीं। बात चुनाव आयोग की भी करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इनके खिलाफ खेला हो गया है, यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुलिसिया शिकायत हो गई है, और यह शिकायत भी हुई है एसआईआर को लेकर, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मौत को लेकर। तो इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है वो भी देखेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा चिंटुओं तक इसे शेयर करिएगा, और हाँ, आखिरी तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, पता है आप लोग करते भी हैं, कमेंट भी किया करिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ, राजनीतिक दल या आवा बाबा ढाबा के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि नया साल देश में नफरत को कम करे, लोगों की समस्याओं को कम करे,
लोकतंत्र की बहाली हो, लोकतंत्र को ठोक तंत्र बनाने वालों को सद्बुद्धि आए, ईश्वर उन्हें ज्ञान दे कि घर के एक कमरे में आग लगाकर दूसरे कमरे में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। छोटे से लाभ के लिए मुल्क का बड़ा बड़ा नुकसान कर देना अच्छी बात नहीं है चिंटुओं। वैसे नुकसान से याद आया, सबसे पहले बात देवकी नंदन की कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, अमृत काल में किस तरह से ज्यादातर कथावाचक अपनी दुकान में नफरत का सामान सजा कर बैठे हैं और उन्हें बिठाया गया नजर आता है। एक वक्त था जब कथा लोगों का ज्ञानवर्धन करने, उन्हें सामाजिक बनाने और इंसानियत सिखाने का माध्यम बनी थी। लेकिन अमृत काल में कथा की परिभाषा ही बदल गई। कथा के नाम पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा चरम पर है। सोशल मीडिया पर देवकी नंदन का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं और सामने बैठे सैकड़ों लोग इनकी बातों पर ताली बजा रहे हैं जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। शायद उनमें से किसी को भी सच का आता पता नहीं, वरना यदि पता होता तो खड़े होकर देवकी नंदन से पूछते कि हे देवकी, जो बात आप शाहरुख खान के बारे में बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो सवाल करने चाहिए, उससे भी कड़वी बात बोलनी चाहिए। वैसे ही जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको सुनाया, यानी एक फिक्शन के तौर पर बताया, यानी बोलकर बताया, तो अब सुनिए कि असली में देवकी नंदन ने कहा क्या है। अपने श्रोताओं से देवकी नंदन कहते हैं कि मैंने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए, फिर मैंने सर्च करवाया कि आईपीएल की कौन कौन सी टीम बांग्लादेशी है, तो मुझे पता चला कि एकमात्र बांग्लादेशी क्रिकेटर है जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? अरे वो यहीं रहता है, मुंबई में एक टीम का मालिक है। सुना है उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना है उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से है जो हिंदुओं को दुख देते हैं। अगर तुम्हें हिंदुओं और भारत से प्रेम है, हिंदुओं के मरने का दुख है, बांग्लादेश में 6 साल की बच्ची को जलाए जाने का दुख है, तो मिस्टर केकेआर यानी शाहरुख खान उस खिलाड़ी को निकाल कर बाहर कर दो, तुरंत ही बाहर कर दो। अगर वो तुम्हारे टीम में रहा तो हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उस खिलाड़ी को वापस भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। केकेआर भूलना मत, हिंदुस्तानियों ने ही तुमको हीरो बनाया है और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। इस बात को भूलना मत। 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा है उस खिलाड़ी को, बांग्लादेशी को। उस पैसे का प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे। इसके बाद देवकी नंदन हिंदुओं को उकसाते हुए नजर आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा जमीर जिंदा है कि नहीं। इसके बाद खुले शब्दों में धमकी दी जाती है कि अगर केकेआर तुमने बांग्लादेशी खिलाड़ी को वापस नहीं भेजा तो खेला होगा, बहुत बड़ा खेला होगा। समय है, समझ जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो समय उल्टी दिशा में बहने लगेगा, फिर तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी बचा नहीं पाएगा। यानी सोचिए, कथावाचन के नाम पर सरेआम डराने धमकाने का खेल चल रहा है और सत्ताधारियों का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि देवकी नंदन को सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए। यदि बांग्लादेश में हिंदुओं के मरने का दुख देवकी नंदन जैसों को है तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश में ऐसी खराब स्थिति हुई हसीना सरकार की वजह से। वहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है वो हसीना सरकार के कारण हुआ है और शेख हसीना को प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता ने दिल्ली में शरण दे रखा है, वो भी भारत की जनता के पैसे पर, आपके टैक्स के पैसे पर। उनका रहना खाना सुरक्षा सब कुछ भारत की जनता की जेब पर बोझ है। ध्यान रखिएगा, यहां मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि शेख हसीना को भारत में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सही है या गलत है, सवाल वो है ही नहीं। बात सिर्फ देवकी नंदन जैसों की है कि जिस सरकार और जिस महिला के कारण बांग्लादेश में ये सब हुआ है, कथित रूप से उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने यहां रखा है, उससे देवकी नंदन जैसों को कोई दिक्कत काहे नहीं है। लेकिन बांग्लादेश का एक क्रिकेट खिलाड़ी यदि शाहरुख खान की टीम में खरीदा जाता है तब इनको बांग्लादेश में हिंदुओं के मारे जाने का दुख होता है। पैसा गिनवा रहे हैं कि इतना पैसा जाएगा वहां हिंदुओं को मारने के लिए। यानी बांग्लादेश का एक खिलाड़ी 9 करोड़ 20 लाख पाएगा तो तुरंत जाके बांग्लादेश में चिंटुओं को पैसा दे देगा कि खोज खोज के हिंदुओं को मारो। गजब बात है। सवाल है कि अगर वो बांग्लादेशी खिलाड़ी शाहरुख खान के अलावा किसी और टीम में होता जिसका मुखिया मुसलमान न होता तब भी क्या देवकी नंदन उसे धमकाते? सवाल यह है कि देवकी नंदन ने क्या कभी भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछा कि जिस महिला के कारण बांग्लादेश में ये सब हुआ है, जिसके कारण वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस महिला को आपने क्यों भारत में शरण दे रखा है, क्यों बचाया है? क्या देवकी नंदन ने कभी पूछा कि आप बिन बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने काहे चले गए थे? अपने यहाँ नहीं मिल रहा था? पाकिस्तान के प्रति आपका कौन सा प्रेम है? जब चीन ने हमारे 20 सैनिकों को मार दिया, हमारी जमीन कथित रूप से कब्जा लिया, तब आपने कह दिया कि न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। तो चीन से आपका कौन सा प्रेम है? अब आप जरा सोचिए। कहा जाता है कि हम जैसे बीज बोते हैं वैसा ही फल निकलता है। भारत में किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, कैसे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, आए दिन हम सब देख रहे हैं। अभी क्रिसमस का पर्व बीता है और देश भर से नफरती चिंटुओं द्वारा ईसाइयों पर, चर्चों पर हमले की खबरें आई। बाकी मुसलमान तो परमानेंट
शिकारी है। ईसाइयों के साथ क्या क्या हुआ है, बीबीसी ने कैसा रिपोर्ट किया, दुनिया भर में क्या क्या बातें हुई, हमने इस वीडियो में बड़े अच्छे से कवर किया है। लाखों लोगों ने देखा है, आप भी जरूर देखिएगा। तो जब हम अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, नहीं दे रहे, जब नफरती बाबा लोग सरेआम देश के सुपरस्टार जिन्हें दुनिया जानती पहचानती है, जो हमारी सॉफ्ट पावर है, उन्हें धमका रहे हैं मुसलमान होने के कारण, तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि दूसरे देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें वहां के लोग सुरक्षित रखेंगे? ये किस तरह का दोगलापन है, दोहरापन है। देवकीनंदन कह रहे हैं कि अगर तुम्हें हिंदुओं की मौत पर दुख होता है, 6 साल की बच्ची को जलाने पर दुख होता है, तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को वापस भेज दो। सवाल यह है कि पहलगाम में जब हमारे 26 हिंदू मारे गए, ये बात कहनी नहीं चाहिए, हिंदू नहीं बल्कि भारतीय मारे गए, लेकिन बाबा की भाषा में तो खाली हिंदू मरे, वो भी कथित रूप से धर्म पूछ कर मारे गए। क्या तब इन्होंने पूछा कि उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटरों के साथ मैच क्यों हुआ? अमित शाह के बेटे ने यह क्रिकेट क्यों होने दिया? भारत सरकार ने क्यों होने दिया? तो क्या इसका मतलब मान लिया जाए कि हिंदुओं के मरने पर मोदी शाह की सरकार को दुख नहीं बल्कि खुशी होती है, तभी तो खेल खेला जाता है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में लोगों की मौत पर देवकीनंदन को दुख है, वहां 6 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया तो उसका दुख इन्हें है। और इतना है कि शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है, कह रहे हैं कि कोई बचा नहीं पाएगा, खेला करेंगे। लेकिन यही मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने की वजह से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग जगह अलग अलग संख्या बताई जा रही है, कहीं 13 तो कहीं 7 की संख्या बताई जा रही है। खबरों के अनुसार 27 अस्पतालों में 162 मरीज भर्ती हैं। भास्कर की यह खबर देखिए, 5 महीने का एक मासूम बच्चा भी गंदा पानी पीने से मर गया। जरा इस बच्चे की मासूमियत देखिए, चेहरा देखिए और कल्पना करिए कि जिन भ्रष्टाचारी भाजपाई सत्ताधारियों की वजह से इसकी मौत हुई, क्या उनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा? सवाल है कि क्या देवकीनंदन जैसे लोग इन मुद्दों पर बात करेंगे? क्या मध्य प्रदेश की डबल ट्रिपल इंजन सरकार से पूछेंगे कि लोगों को गंदा पानी क्यों पिलाया गया? जहां दशकों से भाजपा की सरकार है, उस राज्य में भी लोग गंदा पानी पीकर मर जाते हैं। 5 महीने का बच्चा मर जाता है, वो भी हिंदू ही था। यहां जितने लोग मरे हैं ज्यादातर हिंदू ही मरे हैं, उनका दुख नहीं है, इन्हें इस पर बात नहीं करेंगे। दैनिक भास्कर की खबर बता रही है कि इंदौर में गंदा पानी पीने से पहली मौत 21 दिसंबर को हो गई थी और उसके बाद तो मौतों का रेला लग गया। अब सवाल यह है कि इस तरह की नफरती बातें करने वाले और धमकी देने वाले जितने भी कथित कथावाचक हैं, क्या उनमें से कोई भी इन मौतों के लिए भाजपाई सरकार को जिम्मेदार बताते हुए धमकी देगा? क्या कोई नफरत का सौदागर कहेगा कि तुम्हारे ठठरी बार देंगे, खेला कर देंगे? जो लोग हुर्र फुर्र करके कैंसर तक को ठीक करने का दावा करते हैं, नौटंकी करते हैं, उन्हीं के राज्य में गंदा पानी पीकर कितने लोग मर गए। मगर जनता के मूल मुद्दों पर इन कथावाचकों की जबान क्यों नहीं खुलती है? कारण बस वही है कि कथावाचन तो एक बहाना है, टारगेट तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चलाना है। वरना आप खुद सोचिए, आपके घर में किसी की मौत हो जाए और पड़ोसी गांव में किसी की मौत हो जाए, तो सबसे पहले आप किसके लिए दुखी होंगे? किसकी मदद के लिए आगे आएंगे? किसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे? सुमित्रा देवी नाम की एक महिला अपने बेटे और बहू के पास इंदौर में मिलने गई थी। कुछ दिनों से वहां रह रही थी, भागीरथपुर इलाके में, और वहां गंदा पानी पीने की वजह से उनकी मौत हो गई। भास्कर बता रहा है कि यह पहली मौत है जो गंदा पानी पीने से हुई थी। आप चाहे तो गूगल करके पूरी खबर विस्तार से पढ़ लीजिए। यानी सोचिए कि खाना मिलावटी, बहुत सारी पैकेज चीजें मिलावटी, वो भी बड़े बड़े बाबाओं के प्रोडक्ट में भी मिलावट, योग के नाम पर, धर्म के नाम पर धंधा करने वाले कुछ भी बेच देते हैं, झूठ बोल के बेच देते हैं। उनकी चारों तरफ बल्ले बल्ले है। तमाम शहरों की हवा कितनी गंदी हो चुकी है, ये भी सबके सामने है। गंदा पानी पी पी के लोग मर रहे हैं और इन सब से बचने के लिए दवाई खाइए तो दवाई भी नकली। यानी खाना, पानी, दवा, हवा, हर जगह फर्जीवाड़े का अमृतकाल चल रहा है। सब कुछ नकली है, नकली। और यदि इसे लेकर कोई सवाल कर दे, कोई पत्रकार अपना काम कर ले, तो मंत्री जी यानी भाजपाई मंत्री लोग बुरा मान जाते हैं। जी हाँ, जिस इलाके में ये सारी मौतें हुई वहां के विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय। एनडीटीवी के जाने माने पत्रकार अनुराग द्वारी ने इनसे इन मौतों के बारे में सवाल कर लिया, पूछ लिया कि जिम्मेदारी की बात खाली छोटे अधिकारियों तक सीमित क्यों रह रही है, बड़े बड़े नेताओं तक ये बात क्यों नहीं पहुंचती? तो मंत्री जी भड़क गए और कहने लगे कि छोड़िए, बेकार के सवाल मत पूछिए, फोकट के सवाल करते हैं आप लोग, हटाइए। पत्रकार ने पूछा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवारों को अभी तक इलाज का खर्चा नहीं मिला मंत्री जी। तो मंत्री भड़क गए और घंटा घंटी बोलने लगे। थोड़ी देर के लिए हमको लगा कि भाजपाई मंत्री ने हमारी घंटियां चुरा लिया क्या, टंड से वाली, लेकिन पता चला कि नहीं, मेरी तो घंटी है और मंत्री जी का घंटा है। कह रहे हैं कि घंटा हो गया। हालांकि पत्रकार अनुराग द्वारी ने मंत्री जी को लगे हाथ बढ़िया से सबक सिखा दिया, यूं कहिए तो न्यू ईयर खराब कर दिया और कह दिया कि अपनी भाषा सुधारिए मंत्री जी, इतने सीनियर मंत्री हैं और घंटी घंटा बोलते हैं, सवाल के जवाब देना आपका काम है। और वहीं मंत्री जी का एक चेला भी था, चेले को भी अच्छे से सबक सिखा दिया पत्रकार ने, और ऐसा सबक सिखाया कि मंत्री जी को थोड़ी देर बाद ही माफी मांगनी पड़ी। कहने लगी कि मैं पिछले 2 दिन से इस स्थिति को सुधारने में बिना सोए लगा हुआ हूं। गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के सवाल पर मेरी जबान से गलत शब्द निकल गए, मुझे खेद है, लेकिन जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर लेता हूं शांत नहीं बैठूंगा। ट्वीट तो ऐसा किए हैं, भौकाल तो ऐसा मारे हैं जैसे सभी मरने वालों को जिंदा कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे।
तब तक बैठेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये नहीं कहेंगे कि हम संभाल नहीं पाए, पद से इस्तीफा दे रहे हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। दरअसल नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए नैतिकता होनी चाहिए ना। और कैलाश विजयवर्गीय अक्सर बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं। हालांकि लोकतंत्र में भाजपा के नेताओं को ऐसी बदमाशी करने के लिए गोदी मीडिया ने ही तैयार किया है। गोदी मीडिया ने अपना जमीर बेच दिया, भाजपाइयों के चरणों में लौट गए, और उसका असर यह हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता अनुराग द्वारी जैसे वरिष्ठ, काबिल और जोरदार पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे हैं। यह अलग बात है कि इस बार दांव उल्टा पड़ गया। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में इतने लोगों की मौत पर कोई इस्तीफा होगा? पहलगाम में 26 लोगों की मौत हुई तो मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। यहां लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत बताई जा रही है अलग अलग खबरों में। सैकड़ों लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। यहां कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? और बीजेपी के विचारधारा वाले जो संगठन है, क्या उनमें से कोई आगे आएगा? 7, 8, 10 जो मौतें हुई हैं उनका बदला लेने के लिए क्या चिंटुओं की कोई भीड़ भाजपा नेताओं को पकड़ेगी? कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव जैसों के घरों पर, उनके ऑफिस पर धावा बोलेगी कि आपकी वजह से इतने हिंदू मारे गए या भारतीय मारे गए? और यह भी पता लगाइए कि नकली कफ सिरप पीकर, जहरीला कफ सिरप पीकर जितने बच्चों की मौत हुई, क्या इन मौतों के खिलाफ तमाम हिंदुत्ववादी संगठन सड़क पर उतरे? नकली चीजें खाकर जितनी मौतें हो रही हैं, गंदी हवा से जितनी मौतें हो रही हैं, क्या इन सब के खिलाफ कोई हिंदुत्ववादी संगठन तलवार लेकर निकल रहा है? त्रिपुरा के एक नौजवान को उत्तराखंड में चाइनीज बोलकर मार दिया जाता है, और जो नफरती चिंटू उस नौजवान को मारते हैं उनकी ऊर्जा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में काम नहीं आती, क्योंकि उसमें भाजपाई नेताओं का नाम शामिल है और वो चिंटू तो उन्हीं के लिए काम करते हैं। जब पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा था, तब उत्तराखंड की जनता अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रही थी। अपने स्क्रीन पर यह कैंडल मार्च देखिए। उत्तराखंड के लोग पूछ रहे हैं कि वो गट्टू कौन था जो उस रात अंकिता के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। लोग नारा लगा रहे हैं कि धामी सरकार क्यों मौन है, बोलो गट्टू कौन है। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे मामलों में कोई भी नफरती चिंटू अपना जोश नहीं दिखाता है, ठंडा हो जाता है। उनका जोश खाली अल्पसंख्यकों को टॉर्चर करने, उनकी हत्या करने तक ही सीमित है। जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। अब एक नजर इधर डालिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ एक बुजुर्ग व्यक्ति के मौत के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है, जिसका संबंध कथित रूप से SIR का डर बताया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमें डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्हें पता चला है कि 2 शिकायतें, एक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और दूसरी पश्चिम बंगाल के CEO के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। इन शिकायतों में लगाए गए आरोप पहले से ही सोच समझ के लगाए गए हैं। बिना सबूत के अधिकारियों पर दबाव डालने और डराने की गलत कोशिश की गई। खासकर SIR के मामले को लेकर अपने ट्वीट में चुनाव अधिकारी ने दावा किया है कि ऐसे धमकाने वाली रणनीतियां चुनाव मशीनरी को झुकाने और प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए है, लेकिन ये सफल नहीं होंगी। इसके पीछे जो भी साजिश है उसे उजागर करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कानून का शासन और सच की जीत होगी। राज्य की चुनावी मशीनरी जनहित के लिए सख्ती से, ईमानदारी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कथित रूप से SIR के दबाव में आकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तो कुल मिलाकर मोदी शाह के कथित दुलारे ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बंगाल पुलिस ने शिकायत दर्ज किया है। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है दीदी ने एक बार फिर से खेला करने की तैयारी कर लिया है। और राहुल गांधी तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जो अधिकारी चुनाव में गड़बड़ कर रहे हैं वो देशद्रोह है, बचेंगे नहीं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।